खाद या जैविक खाद क्या होती है, हरी खाद क्या होती है और हरी खाद को कैसे बनाया जाए, केचुआ खाद क्या होती है और वर्मी कंपोस्ट क्या होती है। तो ये सारी बातों को हम आज पढ़ने वाले हैं और आज हम देखने वाले हैं फसल उत्पादन का जो है 3 अध्याय, जिसमें हम खाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं खाद और जैविक खाद। खाद और जैविक खाद, या तो आप खाद कहिए या तो जैविक खाद कहिए, जिसे ऑर्गेनिक मैनरी कहा जाता है। तो खाद किसे कहते हैं? ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, खाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। और इन खाद का उपयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इनका प्रभाव भूमि में 2 से 3 साल तक रहता है और भूमि जो है, भूमि का स्वास्थ्य बना रहता है। तो आज हम खाद वाले अध्याय से बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं कि कौन सा प्रश्न पूछा जाता है और कौन सा प्रश्न किस सन में पूछा गया है और अब कौन सा प्रश्न आ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल पीएटी विद सचिन में फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम पूरी तरह से जुड़ गए हैं और फसल उत्पादन के पेपर की तैयारी में लग गए हैं। जो कक्षा 12वीं का 5 तारीख को है फसल उत्पादन का पेपर। तो आ जाइए, मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आज को बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और खाद वाले अध्याय को पूरा समझते हैं। तो अति लघुत्री में जो पहला प्रश्न पूछा गया था वो 2013 में क्या पूछा गया था कि खाद या जैविक खाद, ऑर्गेनिक मैनरी क्या है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो भूमि में मिलाए जाने पर भूमि की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करते हैं तथा पौधों की बढ़वार में सहायक होते हैं, खाद या ऑर्गेनिक मैनरी कहलाते हैं। अर्थात ये खादें होती हैं जिनमें जीवांश पाया जाता है। इसे क्या कहते हैं? खाद कहते हैं। तो ये हमने समझे खाद या जैविक खाद। हम दूसरी परिभाषा ये भी समझ सकते हैं कि ऐसे सड़े गले जैविक पदार्थ जो फसलों के अवशेष या कचरा पूरा या कूड़ा करकट या जो भी वेस्टेज बचता है उनको सड़ाने के बाद जो पदार्थ तैयार होता है उसे खाद कहते हैं, जिसमें जीवांश होता है। ये क्या कहलाते हैं? खाद कहलाते हैं। ऑर्गेनिक मैनरी यानी ऐसे पदार्थ जो और ऑर्गेनिक या कार्बनिक पदार्थ से बनाए जाते हैं, खाद कहलाते हैं। अब देखते हैं 2018 में जो प्रश्न आया था वो क्या आया था, हरी खाद किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि हरी खाद मतलब कि हम हरी खाद वाली फसलों को हरी अवस्था में ही, पाला अवस्था में ही भूमि में मिट्टी पलटने वाले हल के द्वारा दबाकर खाद को तैयार करना हरी खाद कहलाता है। तो चलिए समझते हैं क्या है। भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी तथा अदलहनी फसलों को उगाकर हरी अवस्था में ही भूमि पर जोतकर सड़ाने के फलस्वरूप जो खाद बनती है उसे हरी खाद कहते हैं। और हरी खाद के लिए सबसे अच्छी फसल होती है सनई और ढैंचा। तो ये था 2018 का प्रश्न। 2019 में क्या प्रश्न पूछा था कि गोबर खाद, कंपोस्ट खाद तथा केचुओं की खाद की परिभाषा लिखिए। तो गोबर खाद तो हम ग्रामीण क्षेत्र में जो रहते हैं या जो अच्छे जिस स्थान पर पशुपालन और फसल उत्पादन दोनों किया जाता है तो उस क्षेत्र के व्यक्ति इसे बहुत अच्छी से समझ सकते हैं कि गोबर खाद किसे कहते हैं। पशुओं के गोबर मूत्र, पशुपालन का कूड़ा एवं पशुओं द्वारा छोड़ा गया चारा को सड़ाने के बाद जो खाद बनती है उसे गोबर खाद कहा जाता है। तो पशुओं के गोबर मूत्र, पशुपालन का कूड़ा, पशुओं के द्वारा छोड़ा गया चारा आदि से निर्मित खाद गोबर की खाद कहलाती है। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद कैसी
कैसी होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कंपोस्ट खाद जो है, नाडिव कंपोस्ट है, बर्मी कंपोस्ट है, तो बहुत सारी कंपोस्ट खाद होती है जो फसल के अवशेष या कूड़ा करकट या वेस्टेज से ही सड़ाकर बनाई जाती है। तो हम देखते हैं कंपोस्ट खाद क्या होती है कि पौधों के अवशेष पदार्थों जैसे घास फूस, कचरे, मनुष्य के मलमूत्र तथा पशुओं के गोबर आदि पदार्थों को सड़ाकर जो खाद बनती है उसे कंपोस्ट कहा जाता है। अब यदि ये केंचुओं के द्वारा बन रही है तो इसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाएगा। अब हम देखते हैं कंपोस्ट बनाने की बहुत सारी विधि है। इंदौर विधि है, एटको विधि है, फिर बंगलौर विधि है और मायादास विधि है। तो कंपोस्ट बनाने की बहुत सारी विधियां हैं। अब हम देखने वाले हैं केचुआ खाद। इसे वर्मी कंपोस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि केचुआ द्वारा कार्बनिक पदार्थ से बनी खाद वर्मी कंपोस्ट कहलाती है। केचुआ कार्बनिक पदार्थ जैसे घरेलू कचरा, शहरी कचरा एवं फसल के अवशेष को खाता है और खाने के बाद में जो है उसे कार्बनिक पदार्थ को उनकी आहार नाल में पाचन करता है और शेष बचा पदार्थ मल के रूप में उत्सर्जित करता है और वही क्या कहलाता है, वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। तो अब हम समझते हैं केंचुओं के द्वारा कार्बनिक पदार्थों से बनी खाद वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद कहलाती है। केंचुआ कार्बनिक पदार्थ जैसे घरेलू कचरा, शहरी कचरा, कृषि अवशेष आदि मृदा के भोजन के रूप में खाते हैं। खाए हुए कार्बनिक पदार्थ का उनकी आहार नाल में पाचन होता है तथा शेष बचे पदार्थ मल के रूप में उत्सर्जित होते हैं। केंचुआ द्वारा उत्सर्जित ये पदार्थ ही वर्मी कंपोस्ट कहलाते हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है ये फसलों के लिए। इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, 1 से 1.5 होती है और कार्बन की मात्रा होती है 17.68% होती है और सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा भी बहुत अच्छी होती है और केंचुआ के द्वारा यह खाद तैयार होती है। अब हम अगला प्रश्न देखने वाले हैं इस अध्याय से। अब हम देखने वाले हैं हरी खाद के लिए फसलों का चुनाव। और ये जो प्रश्न है ये पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक तो बनता है और इसके बाद में अपने दोस्तों को ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि जो है बहुत सारे लोग जुड़ेंगे तो उसमें मुझे एक एनर्जी मिलेगी और मैं आपके लिए नए नए कंटेंट लेके आता रहूँगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हरी खाद के लिए फसलों का चुनाव। तो हरी खाद जो हम बनाते हैं फसल के उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए, तो वो फसलें कैसी होनी चाहिए? तो वो फसलें, एक तो सबसे पहले फसल शीघ्र उगने वाली, शीघ्र बढ़ने वाली तथा अधिक पत्तेदार हो क्योंकि पत्ते से अच्छी खाद बनती है। फिर दूसरी क्या है, भूमि में फसल की जड़ें अधिक गहराई तक जाती हो तभी वो ज़्यादा दिन तक नमी को सोख सके। फसल के लिए कम पोषक तत्व की आवश्यकता हो यानी कि उसमें लागत न लगे ज़्यादा। यदि वो ज़्यादा पोषक तत्व लेने वाली फसल रही तो वो मिट्टी से ही उल्टा पोषक तत्व को अवशोषित कर लेगी। फसल का बीज सस्ता एवं आसानी से मिलता हो। और फिर इसके बाद में क्या याद रखना है मुख्य कि फसल लेग्यूमिनस 2 दाल वाली हो ताकि नाइट्रोजन वायुमंडल से भूमि में स्थिरीकरण करे। तो आप ये केवल 5 पॉइंट लिखिए बस, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ये प्रश्न 3 नंबर का आता है। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं इस अध्याय से कौन सा आ सकता है। तो ये इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो क्या है, हरी खाद की परिभाषा। हरी खाद की परिभाषा तथा हरी खाद के कोई 2 लाभ लिखिए। तो हरी खाद की हमने अभी परिभाषा देखे। यदि आपको परिभाषा समझ नहीं आई हो तो हम एक बार और देख लेते हैं। हरी खाद क्या होती है? भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी तथा अदलहनी फसलों को उगाकर हरी अवस्था में ही भूमि में जोतकर सड़ाने के फलस्वरूप जो खाद बनती है उसे हरी खाद कहते हैं। और हरी खाद के लिए 2 फसलें बहुत अच्छी है, सनई और ढैंचा। बाकी की जो है और भी ऑप्शन है, दलहन वाली फसलों का हम हरी खाद के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब हम हरी खाद के फायदे देख लेते हैं। फायदे कहिए या महत्व कहिए या लाभ कहिए, सभी का आंसर एक ही है। तो हरी खाद से क्या होता है? हरी खाद से इसके प्रयोग से जीवांश पदार्थों की वृद्धि होती है भूमि में। इसके प्रयोग से मृदा की संरचना में सुधार होता है।
फिर इस क्या दिया है, इसके प्रयोग से मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। इसके प्रयोग से भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। हरी खाद के प्रयोग द्वारा क्षारीय एवं लवणीय मृदा का सुधार होता है। तो केवल और केवल आप ये 5 पॉइंट याद रखिए, बस हमें इतना ही आंसर देना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये हमेशा पूछा जाता है। और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है ये, और पूछा क्या है प्रश्न में, जीवांश युक्त खाद के कोई 4 महत्व लिखिए अथवा गोबर की खाद के खेत में होने वाले 4 लाभ लिखिए। तो दोस्तों या मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको भली भांति पता है कि गोबर की खाद डालने से भूमि में क्या होता है। तो सबसे पहला महत्व क्या है, भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। दूसरा, भूमि में जीवांश पदार्थ की या लाभदायक जीवाणुओं की मात्रा में वृद्धि होती है। तीसरा क्या है, भूमि में पोषक तत्वों में सुधार होता है। नंबर 4, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। फिर इसके बाद नंबर 5, गोबर खाद से भूमि में 2 से 3 साल तक पोषक तत्व मिलते रहते हैं। तो ऐसे गोबर खाद से बहुत सारे लाभ हैं। अब हम देखने वाले हैं अध्याय 4, और अध्याय 4 में क्या दिया है, उर्वरक कहे तो फर्टिलाइजर किसे कहते हैं, ऐसे रसायन जो कारखाने में तैयार किए जाते हैं उन्हें उर्वरक या फर्टिलाइजर कहा जाता है। अब उर्वरक में बहुत सारे उर्वरक आते हैं, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, फास्फोरस युक्त उर्वरक और पोटास युक्त उर्वरक और सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त उर्वरक। तो ये सारे हम देखने वाले हैं। तो पहला क्या दिया है हमारे सामने प्रश्न 2022 में आया था। 2022 में क्या पूछा था कि नाइट्रोजन देने वाले किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम लिखिए। तो नाइट्रोजन देने वाली उर्वरक का पहला नाम तो यूरिया है, जो आपको बहुत अच्छे से पता है। इससे क्या मिलती है नाइट्रोजन, और कितनी मिलती है, 40%। दूसरा आप लिख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। ये भी उर्वरक जो है नाइट्रोजन युक्त बहुत अच्छी उर्वरक है। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, पोटास युक्त किन्हीं 2 उर्वरकों के नाम लिखे, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम क्लोराइड। और सबसे महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि हमसे क्या पूछ सकता है, किन्हीं 2 यौगिक उर्वरकों के नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 यौगिक उर्वरक क्या है, डाई अमोनियम फास्फेट जिसे DAP कहते हैं, और दूसरा क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसके बाद में हमसे जो है 2023 में पूछा गया जो प्रश्न है हमारे सामने, वो क्या है, मिश्रित तथा यौगिक उर्वरकों में कोई 2 अंतर लिखिए। तो दोस्तों हमने ये वाला प्रश्न जो है, जब हम अंतर वाले प्रश्न कर रहे थे तो हमने वहाँ पर देखे। तो आप अंतर वाला वीडियो देख लीजिए तो आपको इसका पूरा अंतर मिल जाएगा। तो चलिए अब जो और भी प्रश्न आए हुए हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे ये प्रश्न आया 2023 में, और क्या पूछा था, पोटेशियम क्लोराइड तथा पोटेशियम सल्फेट में पोटास की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो ये ऐसे प्रश्न जो है इस अध्याय से बहुत आते हैं, विकल्प में भी आ सकते हैं, सत्य में भी आ सकते हैं, 1-1 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले पोटेशियम क्लोराइड में जो है 60% पोटास होती है, और पोटेशियम सल्फेट में 48% पोटास होती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पोटेशियम क्लोराइड में 60% पोटास तथा पोटेशियम सल्फेट में 48% पोटास पाई जाती है। अब इसके बाद में तीसरा फिर 2023 में जो प्रश्न आया था वो क्या पूछा था, अमोनियम सल्फेट तथा किसान खाद में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए या लिखिए। अब यहाँ पर दिया है अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट में जो है नाइट्रोजन की मात्रा 20.5% होती है, और किसान खाद जिसे कैन भी बोलते हैं, CAN यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में जो है नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है 20.6% होती है। और ये प्रश्न 2023 में आया हुआ है। अब हम आगे के प्रश्न देखते हैं जो पेपर में आए हुए हैं और हमेशा आते रहते हैं। अब हमसे पूछा है 2010 में और 2015 में एक प्रश्न आया था, और क्या पूछा था, किन्हीं 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम एवं उनमें उपस्थित तत्वों का प्रतिशत लिखिए। तो सबसे पहले किसके बारे में पूछा है, किन्हीं 4 उर्वरकों के नाम। तो हमें 4 उर्वरक लिख देना है।
तो बिल्कुल इजीली जो है आप पहली उर्वरक तो लिखिए डीएपी। डीएपी में जो है क्या क्या पाया जाता है, कितना कितना पाया जाता है डीएपी। तो डीएपी में आप लिखिए 48:18, यानी इसमें जो है फास्फोरस की मात्रा 48 होती है और 18% नाइट्रोजन की मात्रा होती है। 18% किसकी मात्रा होती है, नाइट्रोजन की मात्रा होती है। और दूसरा आप क्या लिखिए, यूरिया। यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन होती है। यहाँ पर पार्टिकुलर पूछा नहीं गया था कि कौन सी खाद के बारे में लिखना है, केवल ये पूछा गया था कि किन्हीं 4 रासायनिक उर्वरकों के नाम लिखिए। तो आप पहले तो डीएपी लिखिए और दूसरा यूरिया लिखिए। तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है और डीएपी में जो है 46%, डीएपी में 46% फास्फोरस और 18% अमोनिया होता है। यहाँ मिस हो गया, सॉरी। फिर इसके बाद में आप लिख दीजिए दूसरी खाद जो है तीसरे नंबर की, ग्रोमोर। ग्रोमोर में जो है 28% नाइट्रोजन और 28% फास्फोरस होता है। बस आप केवल इतना लिखिए। फिर इसके बाद में हम देखने वाले हैं पोटासधारी। फिर इसके बाद में क्या पूछा था 2009-2017 में, पोटासधारी उर्वरकों के नाम एवं उनमें पोटास का प्रतिशत लिखिए। तो पोटासधारी उर्वरक जो है आपको बिल्कुल इजीली याद हो जाएगी। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए, म्यूरेट ऑफ पोटास, इसे क्या बोलते हैं, MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। इसमें जो है पोटास की मात्रा होती है 58 से 62%, यानी आप याद रखिए कि 62% होती है। फिर पोटेशियम सल्फेट, इसमें 48 से 52% पोटास होती है और पोटेशियम नाइट्रेट में जो है 44% पोटास होती है। तो आप ऐसे पोषक तत्व याद रखिए। और सबसे ज़्यादा पोटास किस में होती है, पोटास कार्बोनेट। किस में होती है, पोटास कार्बोनेट में मात्रा होती है। अब हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उर्वरक है, और वो क्या है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। तो हमसे क्या पूछा था कि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के 4 नाम एवं उनमें नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा लिखिए। तो इजीली सबको पता है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है और अमोनियम सल्फेट में 20.6% नाइट्रोजन होती है। और फिर इसके बाद में कैन यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसे किसान खाद भी कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 20.5 होती है। तो ये आपको याद रखना होगा। और आज के इस अध्याय का ये जो प्रश्न है हम देखने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो क्या है कि 4 जैविक उर्वरकों के नाम एवं उनका एक एक उपयोग लिखिए। और फिर दूसरी तरह से कैसा प्रश्न पूछा गया था, नील हरित शैवाल और एजोला और एजोटोबैक्टर के बारे में लिखिए। इनके बारे में क्या लिखना है, टिप्पणी लिखना है। देखो प्रश्न है 2018 में पूछा था, 20 में पूछा था, 10 में पूछा था, 11 में, 14 में, 14 में, 11 में और 14 में। ये प्रश्न जो है काफ़ी बार दोहराकर पूछा गया है। तो चलो हम इसको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले समझने वाले हैं राइजोबियम जीवाणु। ये दलहनी फसलों के लिए एक प्रभावी जैव उर्वरक है। इसके उपयोग से फसल की पैदावार 15 से 40% की बढ़ोतरी होती है तथा रासायनिक नाइट्रोजन की खपत में बचत होती है। मतलब हमें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक को ज़्यादा भूमि में डालने की आवश्यकता नहीं होती है। और ये राइजोबियम जीवाणु जो है दलहनी फसलों में पाया जाता है। अब देखेंगे हम नील हरित शैवाल, और ये नील हरित शैवाल जो है ये धान के खेतों में उपयोग होती है। नील हरित शैवाल जैसे नील हरित शैवाल की बहुत सारी जाति है, नॉस्टॉक, एनाबीना एवं ओलेसीरा आदि में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की अभूतपूर्व क्षमता होती है। यह धान की फसल के लिए अति उपयुक्त जैव उर्वरक मानी जाती है। अब देखते हैं हम एजोला। एजोला भी जो है धान की फसल में उपयोग होने वाली एक जैविक खाद है। एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की गुहाओं में एनाबीना एजोली नामक साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है, जो वायुमंडल नाइट्रोजन को स्थिर करने नाइट्रोजनी यौगिकों को पत्तियों की गुहा में ही स्रावित कर देता है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे फास्फोरस परिवर्तन जैव उर्वरक, जिसे हम क्या बोलते हैं तो ये
फास्फोरस परिवर्तन जैव उर्वरक, यानी हम जो फास्फोरस भूमि में डालते हैं खाद के रूप में या जो भूमि में पाई जाती है तो उसके घोलने के लिए ये काम आता है जीवाणु। उसका नाम क्या है? सुडोमोनास और बैसिलस जीवाणु की कुछ जातियां तथा एस्परजिलस, नाइगर, कवक आदि आते हैं। ये मृदा में उपस्थित फास्फोरस को विलय अवस्था में बदलकर पौधों को उपयोग लायक बना देते हैं, जिससे रासायनिक फास्फोरस की खपत में बचत होती है। और सबसे मुख्य एजोटोबैक्टर, जैसे राइजोबियम है, सेम एजोटोबैक्टर है। एजोटोबैक्टर क्या करता है? यह स्वतंत्र जीवी जीवाणु है, मतलब यह भूमि में पड़ा रहता है और इसमें किसी फसल या किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसको रहने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए। जो मृदा में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है तथा वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि करता है। तो अभी हमने देखे जैव उर्वरक के बारे में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और मेरे चैनल में यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। तो मेरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।